हेलो गाइस, नमस्कार, जोहार। उम्मीद करता हूं कि आप लोग झारखंड सहायक आचार्य परीक्षा 2024 की तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बहुत ही लाजवाब तरीके से कर रहे होंगे। तो चलिए मेरे दोस्तों, मैं लेकर आ चुका हूं आज फिर से साइंस का टॉप 20 क्वेश्चन जो डायरेक्टली आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। तो गाइज, आज की क्लास अगर आपने शुरू से अंत तक देख लिया तो मैं वादे के साथ ये कहता हूं कि झारखंड सहायक आचार्य परीक्षा जो आप लोग को होने वाली है 2024 में, यहां से डायरेक्टली 5 से 7 क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। तो ना लेट करेंगे ना वेट करेंगे, सीधे हम लोग साइंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो जल्दी जल्दी से कमेंट बॉक्स में एक बार लिख दो जय झारखंड, जोहार झारखंड, और अपने सारे दोस्तों को एक बार लिंक फॉरवर्ड कर दो ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को यह पता चल पाए कि भाई झारखंड में भी एक ऐसी यूट्यूब चैनल है जो बेहतरीन तरीके से आपको साइंस की क्लास करवा रही है। तो चलिए, न लेट कीजिए न वेट कीजिए। और जिन्होंने हमारी 2 क्लास नहीं देखा है भाई, सबसे पहले जाके साइंस के वो पिछले 2 क्लास देख लेना। साथ ही साथ साइंस की और अगर क्वेश्चन बनाना चाहते हो तो सीजीएल का कम से कम 80 प्रैक्टिस सेट हमने करवा रखा है, उसका भी प्लेलिस्ट बना हुआ है चैनल पे, जाके देख लेना। जेएसएस सीजीएल साइंस प्रैक्टिस सेट के नाम से वो प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां पर 80 से 85 है ना प्रैक्टिस सेट सीजीएल को लेकर मैं करवा हूं, झारखंड सीजीएल को लेकर। तो साइंस तो सभी जगह काम आने वाले हैं, तो फिर कहीं से भी पढ़ लो, और आपके लिए तो मैं स्पेशल करवा ही रहा हूं। तो ना लेट करेंगे ना वेट करेंगे, सीधे लेंगे पहला क्वेश्चन। है ना, चैनल पे पहली बार आए हो मेरे दोस्त, तो सबसे पहले प्यार के तरीका से, अच्छी तरीका से क्या करना है, कोई बढ़िया से पढ़ना है। अगर क्वेश्चन अच्छी लग रही हो, समझाने की तौर तरीका अगर अच्छा लग रहा हो, तो एक बार क्या कर देना है, लाइक भी ठोक देना है। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, बेल आइकन पर भी क्लिक कर लेना। देखिए कितने बढ़िया और बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आया हूं। बहुत सारे हमारे ऐसे दोस्त हैं मेरे साथ, बहुत सारे ऐसे मेरे जोहार साथी हैं जो कल भी कमेंट किए थे कि सर पीडीएफ आंसर लगा हुआ कहां मिलेगा। तो मेरे भाई, आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूं कि ये देखिए मेरा टेलीग्राम चैनल है, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। आप लोग को क्लियर विजिबल होगा, क्लियर अच्छी तरीके से दिख रही होगी, लिखा हुआ है @edufiber ऑनलाइन हब, क्लियर है। जब सर्च मारिएगा ना तो इस प्रकार का एक लोगो दिखाई देगा। अगर ये लोगो दिख गया तो समझ जाना वही हमारा चैनल है। क्लिक करके ज्वाइन हो जाना और चले जाना फाइल में, वहां पर हर एक दिन का क्लास का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। और अगर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो, किसी भी प्रकार की दिक्कत हो, तो ये देखिए हमारा व्हाट्सएप नंबर है, यही हमारा कॉलिंग नंबर है, इस पर भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। अब देखिए यहां पर पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन ये है कि निम्न में से कौन सी एक रासायनिक अभिक्रिया, ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन में से एक है, ये क्वेश्चन पक्का आपके एग्जाम में दिखने वाले हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन की बात की गई है। लिखा हुआ है पहला ऑप्शन में मक्खन का खट्टा होना, आयोडीन क्रिस्टलों का ध्रुवपातन, या बर्फ का पिघलना, या गीले कपड़ों का सूखना। इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन जो है वो रासायनिक है ना अभिक्रिया के बारे में बता रही है। अगर आंसर आपको कौन सा अच्छा लग रहा है, कौन सा राइट लग रहा है, कमेंट करके बताइए। तो यहां पर का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ये है, मक्खन का खट्टा होना एक रासायनिक अभिक्रिया है। और कमेंट बॉक्स में कैसे आंसर देना है, तो कमेंट बॉक्स में सबसे पहले क्वेश्चन नंबर लिखना है। राइट आंसर ए दिख रहा है तो इस प्रकार से ए लिख के कमेंट करके आपको बताना है। क्लियर है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड मैं ढेर सारा है ना डिटेल्स लेकर आया हूं, आइए आपको बताने वाले हैं अगले स्लाइड में। यहां पर देखिए कितने बढ़िया बेहतरीन तरीके से इसी तरह का आंसर लगा हुआ, साथ ही साथ डिटेल्स नोट्स आपको मिलेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे। तो देर किस बात की, जल्दी जल्दी से है ना टेलीग्राम चैनल पे सभी लोग क्या हो जाओ, जुड़ जाओ। तो देखिए सबसे पहली बात यह है कि मक्खन का खट्टा होना क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। लैक्टिक अम्ल के कारण मक्खन या दही क्या होता है, खट्टा होता है। ये हमारे एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि दही जो खट्टा होती है या दूध जो खट्टा होता है वो किसकी वजह से होती है, तो याद रखना लैक्टिक एसिड की वजह से होती है। क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि दूध में पाए जाने वाले एसिड कौन से होते हैं, तो आपको बताना है लैक्टिक एसिड होते हैं। दूध को पचाने वाला जो एंजाइम होता है वो कौन सा होता है, तो आपको बताना है रेनिन एंजाइम होता है। दूध को दही में कन्वर्ट करने वाले जो एंजाइम होते हैं वो है ना रेनिन एंजाइम होते हैं। आप देखे होंगे कि बच्चे जब दूध पीते हैं और तुरंत अगर उल्टी करता है तो वो दूध नहीं करता है, दही करता है। क्यों? क्योंकि बच्चे में रेनिन एंजाइम जो होते हैं वो हम लोगों की तुलना में बहुत ज्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चे जो होते हैं ना वो सिर्फ और सिर्फ दूध पे ही डिपेंड करते हैं। क्लियर है? और दूध को पचाने वाला अगर पूछा जाए एंजाइम तो आंसर देना है रेनिन। ठीक है,
दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? तो आंसर देना है दूध में केसिन नामक प्रोटीन पाई जाती है। बहुत सारे डिटेल्स आपको बताने वाले हैं, बस एक बार काम कर लो मेरे दोस्त। अगर हमारी क्लास अच्छी लग रही है, अगर ये डिटेल्स नोट्स अच्छे लग रहे हैं, तो एक बार लाइक तो ठोक लो और अपने दोस्तों को एक बार जल्दी जल्दी से शेयर कर दो मेरे दोस्त, है ना। जल्दी जल्दी से शेयर कर दीजिए। जोहार झारखंड, जय झारखंड, बहुत बढ़िया। चलिए, रासायनिक परिवर्तन या अभिक्रिया के बाद पदार्थ को पुनः मूल अवस्था में नहीं लाया जा सकता है। केमिकल रिएक्शन जब भी होता है ना, तो फिर पुनः जो वापस उसी अवस्था में नहीं आ सकता। जैसे दूध से दही बनना, दूध से क्या बन गया? दही। ये क्या है? एक रासायनिक परिवर्तन। लेकिन दही को क्या पुनः दूध में ला सकते हैं? नहीं ला सकते। तो भाई जिस पदार्थ से नए पदार्थ को पुनः अगर हम लोग पुराने पदार्थ में नहीं ला सकते हैं, वो रासायनिक परिवर्तन के नाम से जानता है। कोयला का जलना, कागज का जलना, चावल से भात बनना, दूध से दही बनना, आदि रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। तो इसको याद जरूर कर लीजिएगा, ठीक है ना। रात में सोते समय क्या करना है, एक बार पीडीएफ को डाउनलोड करके एक बार सिलसिलेवार नजर से क्या करना है, देख लेना है, ताकि आपको हर एक चीज क्या रहे, याद रहे। ठोक दो एक बार लाइक। नेक्स्ट, लगा देंगे आगे पानी में और बना देंगे झारखंड सहायक आचार्य के साइंस को तूफानी में। इस बार 75 अंक आपको मैं पक्के दिलाने वाला हूं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है कि निम्न में से किस वैज्ञानिक ने स्थिर अनुपात का नियम दिया था? हु अमंग द फ्लोइंग साइंटिस्ट, है ना, पोस्टुलेट्स द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। स्थिर अनुपात का नियम किसने दिया था? एंटोनियन लैवोजियर, जैक्स चार्ल्स, जोसेफ प्राउस्ट या रॉबर्ट वायल। तो ये जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने स्थिर अनुपात का नियम दिया था, उनका नाम था जोसेफ प्राउस्ट। यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो आप कमेंट करके बताओगे सर सी होगा। और क्या होगा? क्या होगा? सी होगा। क्या होगा? सी होगा। कहां होगा? यहां होगा। तो राइट आंसर क्या दोगे? 2 का दोगे सी। कमेंट इस रूप में करना है सर, 2 का सी होगा। क्लियर है? आप लोग झारखंड के किन किन जगहों से, किन किन जिलों से हमारी इस क्लास को देख रहे हैं मेरे दोस्त, मेरे जोहार साथी, एक बार कमेंट करके जल्दी से बताइए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लेंगे हम लोग 3 लेने से पहले जरा सा डिटेल्स नोट्स भी देख लेते हैं। क्लियर है? देखिए क्या लिखा हुआ है, जोसेफ प्राउस्ट। क्या लिखा हुआ है मेरे प्यारे मित्र? तो लिखा हुआ है जोसेफ प्राउस्ट वैज्ञानिक ने स्थिर अनुपात का नियम दिया था। चार्ल्स का नियम क्या है? स्थिर दाब पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन उसके परम ताप का अनुकर्मानुपाती होता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? चार्ल्स का नियम कहते हैं। नेक्स्ट, वायल का नियम क्या है? स्थिर ताप पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन उनके दाब का व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये क्या है? वायल्स का नियम। ग्राहम ने गैसीय विसरण का नियम दिया था। ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछे गए हैं। प्रीवियस एग्जाम का क्वेश्चन को देख लेना, है ना। कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलते हैं, और स्थिर अनुपात का नियम का जो क्वेश्चन है वो बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन में से एक है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है? भाई कितने बेहतरीन क्वेश्चन में से एक है, और ये क्वेश्चन भारत के ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जिसमें ये क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। देख लेना, अगर आप रेगुलर पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं और रेगुलर अगर प्रैक्टिस सेट लगाते हैं, तो आपको ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं कोई ना कोई सेट में जरूर मिला होगा। निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है? विच ऑफ द फ्लोइंग ऑर्गेनल्स आर कॉल्ड द प्रोटीन फैक्ट्रीज ऑफ द सेल? राइबोसोम, लाइसोसोम, क्लोरोप्लास्ट या माइटोकॉन्ड्रिया? तो जो कोशिकांग प्रोटीन फैक्ट्री, ये क्या लिखा हुआ है? प्रोटीन फैक्ट्री। प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से जानते हैं हम लोग किसको? राइबोसोम को हम लोग प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। आइए इस क्वेश्चन का और भी डिटेल्स आपको, बेहतरीन चीजें आपको मैं बताता हूं अगले स्लाइड में। ये देखिए यहां पर क्या है, राइबोसोम को हम लोग क्या कहते हैं भाई? तो राइबोसोम को हम लोग को प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। क्लियर है ना। राइबोसोम जो होता है आरएनए नामक अम्ल और प्रोटीन की क्या होती है? बनी होती है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है एग्जाम में कि राइबोसोम किसकी बनी होती है? तो एक तो हमारा आरएनए और दूसरा क्या है? प्रोटीन की बनी होती है। प्रोटीन संश्लेषण के लिए उपयुक्त स्थान प्रदान करती है कौन? तो राइबोसोम। क्लियर है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति केंद्र कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं? शक्ति केंद्र। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाता कि माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग कोशिका का शक्ति केंद्र कहते हैं। पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से इसे हम लोग क्या करते हैं? जानते हैं। लेकिन अगर यही क्वेश्चन लाइबोसोम के बारे में पूछता है कि लाइबोसोम को क्या कहा जाता है, तो भाई इसे हम लोग आत्मघाती थैली कहते हैं।
क्या कहते हैं, आत्मघाती थैली के नाम से जानते हैं। और गोल्जी काय को क्या बोलते हैं, यातायात का प्रबंधक। तो भाई इन चीजों का अलग अलग नाम है, सभी के बारे में डिटेल्स जानकारी मैंने दे दिया है, और यहां से क्वेश्चन हर एक क्लास में देखने को मिलते हैं। क्लियर है ना? रेगुलर प्रैक्टिस करते रहिए, ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जो आप निकाल नहीं पाओगे, बस रेगुलर प्रैक्टिस करने की क्या है, आवश्यकता है। तो अगर क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, कोशिका का शक्ति केंद्र किसे कहा जाता है, तो आंसर देना है माइटोकॉन्ड्रिया। आत्मघाती थैली किसे कहते हैं, तब आंसर देना है लाइसोसोम। और अगर प्रोटीन फैक्ट्री बोला जाए तो आंसर देना है राइबोसोम। और यातायात प्रबंधक बोले तो आंसर देना है हम लोग को गोल्जी काय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लेंगे हम लोग 4। डैश कोशिका विभाजन से संबंधित है। कोशिका विभाजन से कौन सा संबंधित है, हमसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। डैश इज कंसर्न्ड विथ सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के लिए कौन से उत्तरदायी है या संबंधित है। मालिक हाइड्राइड्स, ऑक्जिन्स, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन। तो भाई कोशिका विभाजन के लिए जिम्मेदार होता है कौन, साइटोकाइनिन। यानी कमेंट जब करोगे तो आपको कर रहा है 4 का राइट आंसर क्या होगा, सी होगा। यानी कि साइटोकाइनिन जो होती है कोशिका विभाजन से संबंधित होती है। नेक्स्ट आगे यहां देखिए क्या लिखा हुआ है, साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन से संबंधित है। साइटोकाइनिन ऑक्सिन की उपस्थिति में कोशिका विभाजन और विकास में मदद करता है। किसकी उपस्थिति में, तो आंसर देना है ऑक्सिन की उपस्थिति में कोशिका विभाजन में क्या होते हैं, सहायक करते हैं। साइटोकाइनिन की खोज किसने किया था, मिलर ने किया था। याद रखना मिलर ने किया था, कब किया था, 1955 ईस्वी में किया था साइटोकाइनिन की खोज मिलर ने। इसका नामकरण कौन दिया था, लिथाम ने किया था। ठीक है ना? यह आरएनए एवं प्रोटीन बनाने में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। साइटोकाइनिन जो होते हैं वो क्या होते हैं, आरएनए और प्रोटीन बनाने में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। ऑक्सिन का निर्माण पौधे के ऊपरी हिस्से में होता है। ऑक्सिन का निर्माण कहां होता है, तो ऑक्सिन का निर्माण होता है पौधे के ऊपरी हिस्से में होता है। तो इस तरह का डिटेल्स नोट्स मैं आपको देता हूं ताकि आप अपनी जानकारी को क्या कर पाए, बढ़ा पाए, ताकि एग्जाम में किधर से भी क्वेश्चन को घुमाया जाए, तोड़ा जाए, मरोड़ा जाए, आप घूमने वाले नहीं रह पाओ। ठीक है ना? आप आंसर दे जरूर पाओगे। क्वेश्चन को कितना हो घुमा लो, अगर इतने डिटेल्स के साथ आपको पढ़ाया जाएगा ना तो आप पक्का आंसर देकर आओगे। चलिए क्वेश्चन नंबर लेते हैं 5। क्वेश्चन नंबर 5 बोला है कि 820 हर्ट्ज आवृत्ति वाले किसी ध्वनि तरंग का तरंग दैर्घ्य क्या होगा यदि उसकी गति किसी खास माध्यम में 420 मीटर प्रति सेकेंड है। अब हम लोग को पता है कि यह स्पीड बराबर होता है आपको वेवलेंथ इनटू क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। अब बताओ स्पीड कितनी है, 420 है। ठीक है ना? वेवलेंथ हमको नहीं पता है, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 820। क्लियर है ना? तो वेवलेंथ बराबर क्या हो जाएगा, 420 और बटे में हो जाएगा 820। क्लियर है? अगर ये कटता है तो काट दो, ये 0 से ये 0 खत्म, 2 से काटेंगे 21 बार में, 2 से काटेंगे 41 बार में। तो यहाँ पर जो हमारा का जो तरंग दैर्घ्य निकल कर आएगा वो 21/41 आएगा। क्लियर है? 21/41। देखिए यहाँ पर 21, अगर यहाँ पर 42 होता तो 21 दूना 42 यानी कि 50% आंसर होता, लेकिन 42 से क्या है, कम, यानी कि 50 से हल्का से ज्यादा होगा, है ना? तो ये तो आंसर होने का नहीं, ये से आंसर होगा नहीं, ये आंसर होगा नहीं। ऑप्शन नंबर ए, इसको जब डिवाइड कीजिएगा तो वो 0.5 से हल्का सा ज्यादा आएगा, यानी 0.512 के आसपास आएगा। तो हम लोग यहाँ पर 2 मीटर मान लेते हैं। तो ये जो निकल कर आ गया वो हमारा वेवलेंथ निकल कर आ गया, यानी कि तरंग दैर्घ्य निकल कर आ गई। ठीक है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या दोगे भाई, क्वेश्चन नंबर 5 है, राइट आंसर ए आया। कमेंट बॉक्स में 5 का ए इस प्रकार से टाइप करके हमें दे दोगे। मैं कमेंट में जब देखूंगा 5 का ए, कितना खुशी होता है जब आपका आंसर क्लियर और नजर आती है, अच्छी तरीके से नजर आती है। क्वेश्चन नंबर लेंगे हम लोग 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है कि ध्वनि की पिच किस चीज पर निर्भर करती है। ध्वनि की पिच इसकी किस चीज पर निर्भर करती है। द पिच ऑफ अ साउंड डिपेंड्स ऑन इट्स इंटेंसिटी, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी या फिर टिम्बर। भाई जो ध्वनि की जो पिच होती है वो किस पर निर्भर करती है, तो वो निर्भर करती है फ्रीक्वेंसी पे। किस पे निर्भर करती है, फ्रीक्वेंसी पे। राइट आंसर होगा 6 का सी। अब फ्रीक्वेंसी अगर ज्यादा है, क्लियर है ना, लड़कियों की आवाज मीठी होती है, आप लोग को सभी को पता होगा। और जितने लोग लड़की हो अगर हमारी इस क्लास को देख रही होंगी तो वो समझ भी पा रही होंगी कि लड़कियां की जो आवाज होती है वो काफी ज्यादा क्या होती है, मधुर होती है, काफी ज्यादा अच्छी होती है। यही कारण है
यही कारण है कि आजकल लड़के जो है ना अट्रैक्ट होते हैं लड़कियों से। अब आपको पता है ना मेरे दोस्त कि अब ये बताइए, लड़कियां आजकल देखते हो ना, उनकी जॉब प्रोफाइल आजकल बढ़ते चला जा रहा है ना। हर एक जगह जितने भी प्राइवेट सेक्टर देख लो, जितने भी प्राइवेट सेक्टर है वहां पर अच्छी क्वालिटी की लड़कियों को लगाई जाती है ड्यूटी में। क्यों? ताकि वो अच्छे तरीके से लोगों को कन्विंस कर पाए। क्लियर है ना? तो याद रखना, लड़कियों में जो पिच होती है ना वो हाई होती है। यही कारण है कि लड़कियों की आवाज क्या होती है? पतली होती है, मीठी होती है। लड़कों का जो पिच होता है वो लो होता है। यही कारण है उसका आवाज जो होता है वो क्या होता है? मोटा होता है। क्लियर? एक तो ये कारण है। दूसरा कारण है कि लड़कियों की आवाज पतले हो, यहाँ का वो वोकल कॉर्ड, वोकल कॉर्ड की जो साइज होती है वो लड़कियों में क्या होती है? छोटी होती है, लेकिन लड़कों का जो वोकल कॉर्ड होता है वो बड़ा होता है। क्लियर है? तो ये सब चीजें हैं। लड़कियां लोग आए दिन बहुत आगे निकलते जा रही है, लड़के को भी निकलना चाहिए। इधर उधर ध्यान मत देना, सीधे पढ़ाई पर ध्यान दीजिए और अपनी जॉब को आगे लीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब यहां पर देखिए इसका डिटेल्स चीजें देखिए। ध्वनि की जो पिच है वो आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करती है। जैसे जैसे ध्वनि की आवृत्ति क्या होती है? बढ़ती जाती है, वैसे वैसे ध्वनि का तारतम्य क्या होता है? बढ़ता जाता है। क्लियर है ना? फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो उसकी तारतम्य भी क्या होगी? बढ़ेगी। ध्वनि तीक्ष्ण तीक्ष्ण और पतली होगा, यानी कि अगर फ्रीक्वेंसी क्या होगा? बढ़ेगा तो आवाज कैसी होगी? पतली होगी। ध्वनि के तारतम्य यानी कि पिच ध्वनि की तीव्रता से कोई संबंध नहीं रखता है। ध्वनि की जो पिच होती है उसकी ध्वनि की तीव्रता यानी कि इंटेंसिटी के साथ कोई रिलेशन नहीं होता है। मच्छर की भिनभिनाहट एक धीमी ध्वनि है, लेकिन इसका पिच शेर की दहाड़ से अधिक होता है। ध्वनि की मुख्यतः 3 लक्षण होते हैं। पहला एक तीव्रता होता है, एक तारतम्य होता है और एक गुणता होता है। ये ध्वनि का 3 यानी कि साउंड की 3 क्वालिटी होती है। तो याद आपको रखना क्या क्या, यहाँ से 3 बातें याद रखनी है कि जो पिच होती है ना वो किस पे डिपेंड करती है? फ्रीक्वेंसी पे। दूसरा, अगर पिच हाई है ना, पिच अगर हाई है इसका मतलब फ्रीक्वेंसी क्या है? ज्यादा है। क्लियर है ना? पिच हाई है ये इसका मतलब फ्रीक्वेंसी क्या है? हाई है। और फ्रीक्वेंसी हाई है इसका मतलब आवाज कैसा होगा? मीठा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लेंगे हम लोग अगला। क्वेश्चन नंबर अगला है क्या लिखा हुआ है कि उस रॉकेट वैज्ञानिक का नाम क्या है जिन्हें अंतरिक्ष विभाग डीओएस का सचिव और अंतरिक्ष आयोग तथा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो भाई क्या नियुक्त किया गया? इसका नाम है के सिवन। के सिवन। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया है कि किसी 100 वाट के बल्ब को प्रतिदिन 5 घंटे उपयोग किया जाता है। 100 वाट का बल्ब है और 5 घंटे आप उपयोग में लाते हैं, तो 3 दिनों में बल्ब द्वारा कितनी ऊर्जा की खपत होगी? अब बताओ, 100 वाट का बल्ब है, क्लियर है, डेली 5 घंटा जलाओगे तो कितना वाट यूज हो गया भाई? 500 वाट प्रतिदिन यूज हो रहा है। तो भाई 3 दिन में कितना होगा? तो 3 से क्या कर दो? 500 को गुना कर दो। तो यानी जब गुना करेंगे तो निकल कर आएगा 1500 वाट। और हम लोग को पता है ना कि 1000 वाट बराबर होता है आपको 1 किलो वाट। ठीक है ना? तो भाई इतना वाट बराबर कितना किलो वाट होगा? इसको क्या कर दो? डिवाइड कर दो। तो भाई 1500 को 1000 से डिवाइड कर दोगे तो निकल के आ जाएगा 1.5 किलो वाट। ठीक है ना? और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिट बोलते हैं। किलो वाट को क्या बोलते हैं? यूनिट बोलते हैं। क्लियर है? तो भाई इसका राइट आंसर हो जाएगा 1.5 यूनिट। तो 3 दिन में आपकी जो बिजली की खपत होगी वो होगी 1.5 यूनिट। नेक्स्ट, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कमेंट जब करिएगा तो आपको लिखना पड़ेगा 8 का भी इस रूप में। क्लियर है? 8 का भी इस रूप में लिखना होगा। मेरे दोस्त, मेरे भाई, जितने भी जोहार साथी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, एक बार कमेंट में जल्दी से लिख दीजिए जय झारखंड, जोहार झारखंड। और इस बार झारखंड सहायक आचार्य परीक्षा में किला गाड़ देना है। ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर लेंगे 9। पृथ्वी पर पाए जाने वाले ऑक्सीजन छोड़ने वाले प्रथम प्रकाश संश्लेषक जीव कौन से है ना? लिखा हुआ है क्या है? द फर्स्ट फोटोसिंथेटिक ऑक्सीजन लिबरेटिंग ऑर्गेनिज्म टू अपीयर ऑन द अर्थ वेयर। कौन है जी? बैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया है, ब्रायोटोफाइटस है या हरा शैवाल है? तो ये हमारा है साइनोबैक्टीरिया, है ना? साइनोबैक्टीरिया यानी कि राइट आंसर हो जाएगा
9 का क्या राइट आंसर हो जाएगा? बी हो जाएगा। कमेंट करके आपको बताना है सर 9 का बी होगा। मैथ का भी क्लास चल रहा है, यस मैथ का भी क्लास चल रहा है, मैथ भी बना रखे हैं, आप लोग जाके देख लीजिएगा, है ना। झारखंड सीजीएल में भी मैथ का मैं करीब करीब लगता है 25 से 30 है ना प्रैक्टिस सेट करवा रखा हूँ, वो भी मैथ आपको काम आएगा। और मैं आपको मैथ स्पेशल पढ़ा ही रहा हूँ, टेंशन नहीं लेना है, टेंशन मुझे दे दो। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट इसका डिटेल्स देखते हैं। पृथ्वी पर पाए जाने वाले ऑक्सीजन छोड़ने वाले प्रथम प्रकाश संश्लेषक जीव कौन है? साइनोबैक्टीरिया। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? साइनोबैक्टीरिया हो जाएगा। साइनोबैक्टीरिया साधारणतः प्रकाश संश्लेषी जीवधारी होते हैं, यानी कि प्रकाश संश्लेषी जीवधारी होते हैं, यानी कि ये जो अपना खाना बनाते हैं वो सूर्य की उपस्थिति में ही खाना बनाते हैं। नेक्स्ट, इन्हें पृथ्वी का सफलतम जीवधारियों का समूह माना जाता है। क्या मानते हैं? साइनोबैक्टीरिया को नीलहरित शैवाल के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन ये भी याद रखना, साइनोबैक्टीरिया को क्या कहा जाता है? नील हरित शैवाल के भी नाम से जानते हैं, यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से भी जानते हैं साइनोबैक्टीरिया को। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन नंबर बी है। चलिए न लेट करेंगे न वेट करेंगे, सीधे लेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन में से एक है, क्योंकि इतना बड़ा क्वेश्चन है कि लोग पढ़ते पढ़ते अपना टाइम को क्या कर देंगे? बर्बाद कर देंगे। देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है पहला में कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, हमने को गलत निकालना है। क्या लिखा हुआ? पृथ्वी और चंद्रमा पर स्थित दो द्रव्यमान M1 और M2 जो कि एक दूसरे से r दूरी पर है के मध्य गुरुत्वाकर्षण बलों का अनुपात क्या होगा? तो भाई गुरुत्वाकर्षण बल का जो अनुपात होता है 1:6 होता है। कितना होता है? 1:6 होता है, लेकिन यहाँ पर 1:1 दिया हुआ है, इसका मतलब ये गलत है। न्यूटन वर्ग मीटर प्रति वर्ग किलोग्राम जी का एक ऐसा ही मात्रक है, ये तो सही है जी। जी का मान वस्तुओं के बीच की दूरी पर निर्भर करता है, ये गलत है। जी का मान वस्तुओं के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, ये भी गलत है। तो भाई हमको गलत बताना था, तो 1, 3 और 4, 1, 3 और 4, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा मेरे दोस्त। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन में ना ढेर सारी जानकारियां देने वाले हैं। क्या जानकारी देखने के लिए तैयार हो? अगर जानकारी देने के लिए तैयार हो तो एक बार जल्दी से अपने सारे दोस्तों को एक बार शेयर कर दो मेरे दोस्त, शेयर कर दो मेरे जोहार साथी, क्योंकि इस क्वेश्चन से एग्जाम में यहां पर पक्का क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जल्दी शेयर करो, 1 मिनट के अपने गुरु के लिए, अपने दोस्त के लिए, अपने भाई के लिए तो कर ही सकते हो, एक बार शेयर मार दो। देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है? पृथ्वी और चंद्रमा पर r दूरी पर रखे दो द्रव्यमान M1 और M2 के बीच का जो गुरुत्वाकर्षण बल का जो अनुपात होता है, द्रव्यमान का अनुपात समान नहीं हो सकता, क्योंकि पृथ्वी और चंद्रमा दोनों पर गुरुत्वाकर्षण क्या होता है? 1:6 होता है। क्लियर है? अगला, गुरुत्वीय स्थिरांक यानी कि जी का एसआई मात्रा क्या होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। जी का मान आपसे पूछेगा तो जी का मान कितना होता है? 6.673 इंटू 10⁻⁻11 10⁻⁻11 है ना, ये होता है वैल्यू उसकी, और यूनिट क्या होगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। क्लियर? किसी चीज पर निर्भर नहीं होता है क्योंकि यह स्थिर होता है। चलिए ठीक है, देखिए यह किसी चीज पर इस पर निर्भर नहीं होता है, यानी जी जो होता है, जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, जो सार्वत्रिक नियतांक है, वो किसी चीज पर निर्भर नहीं करता है, क्योंकि वो क्या होता है? कांस्टेंट होता है। ठीक है ना? एफ बराबर क्या होता है? एफ बराबर होता है G(m1m2) अपॉन r स्क्वायर होता है। जी ये क्या है? सार्वभौमिक गुरुत्वीय स्थिरांक है, यानी कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन ये है, लिखा है कि जब कोई स्थिर बस अचानक गतिशील होने लगती है, कोई बस तो रुकी हुई है, कोई बस क्या है? रुका हुआ, और अचानक क्या हो गया? चल पड़ा। अचानक क्या होती है? गतिशील होती है, तो बस में खड़े यात्री पीछे की ओर क्या होते हैं? गिरने लगते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस स्थिति को व्याख्या करता है? भाई संवेग संरक्षण का नियम महा गलत है। न्यूटन गति का तीसरा नियम पूरा गलत है। न्यूटन गति का दूसरा नियम ये तो पूरे गलत है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, न्यूटन के गति का पहला नियम। न्यूटन के गति का पहला नियम। 1 मिनट दोस्त, मैं जरा सा पानी पी लेता हूं। ठीक है, तो कौन सा है? न्यूटन के गति का पहला नियम ये बताता है कि जब कोई व्यक्ति गतिशील अवस्था में है तो गतिशील अवस्था में रहेगा, अगर वो रुका हुआ है तो रुका रहेगा, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जा सके। ठीक है,
तो जब कोई वस्तु अगर रुकी हुई होती है, जैसे ऐसे मैं खड़ा हूं और अगर नीचे की सरफेस चल देगी, नीचे की सरफेस क्या होगी, चलना स्टार्ट हो जाएगा, तो मैं क्या हो जाऊंगा, ऐसे झुक जाऊंगा। क्लियर है? लेकिन अगर कोई बस गतिशील अवस्था में है और वो अचानक रुकेगा तो ऐसे गिर जाऊंगा। तो इस तरह की घटना जो होता है वो न्यूटन के पहले नियम में बताई गई है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, जब कोई स्थिर बस अचानक गतिशील होने लगती है तो बस में खड़े यात्री पीछे की ओर क्या होने लगते हैं, गिरने लगते हैं। न्यूटन की गति का पहला नियम की व्याख्या करता है। न्यूटन का प्रथम गति के नियम बताता है कि यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह नियम अवस्था तो वह विराम अवस्था में ही रहेगी। तो वह क्या रहेगी, विराम अवस्था में रहेगी। यदि वह एक समान चाल से सीधी रेखा में चल रही है तो वैसे ही चलती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल लगाकर उसकी वर्तमान अवस्था में परिवर्तन ना किया जाए। प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि न्यूटन के पहले नियम को कौन सा नियम के नाम से जानते हैं, तो आंसर देना आप लोग को जड़त्व के नियम के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लेंगे 12। क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा हुआ है कि आधुनिक आवार सारणी के निम्नलिखित समूहों में से किसमें नोबेल गैस को रखा गया है। भाई किसमें नोबेल गैस को किसमें रखा जाता है, तो नोबेल गैस को रखा जाता है ग्रुप 18, यानी कि ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट यहां देखिए क्या लिखा हुआ है, आधुनिक आवार सारणी में 18वें समूह को नोबेल गैसों में रखा गया है। आधुनिक आवार सारणी में 7 क्षैतिज कतारें तथा 18 उदर्ग स्तंभ, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, वर्ग के नाम से जानते हैं। मैंडलीफ द्वारा निर्मित आवार सारणी में 9 क्या था, वर्ग था, और 7 क्या था, आवार था। ये भी क्वेश्चन आपके केमिस्ट्री के एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं, चाहे वो झारखंड सीजीएल का एग्जाम दीजिए, झारखंड पुलिस का एग्जाम दो, झारखंड दरोगा का एग्जाम दो, जेपीएससी का एग्जाम दो। अगर साइंस है तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार, क्योंकि साइंस नहीं बदलती, ये कोई करंट अफेयर्स नहीं है मेरे दोस्त, इसमें इंक्लूडिंग होता है लेकिन कमता नहीं है। नेक्स्ट, रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त विकल्प को भरे, फिल इन द ब्लैंक विथ द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। कली चूना डैश बनाने के लिए पानी के साथ प्रतिक्रिया करता है। क्या बनाने के लिए, कली जो चूना होता है वो क्या बनाने के लिए पानी के साथ प्रतिक्रिया करता है। ऑप्शन है चूना पत्थर, है ना, चूने का क्लोराइड, स्लैग चूना, या फिर चॉक पाउडर। तो मेरे दोस्त ये जो प्रतिक्रिया करता है वो स्लैग चूना बनाने के लिए करता है, यानी कि क्वेश्चन नंबर जो 13 आपको दिख रहा है इसका राइट आंसर आपको कमेंट में सी करना है। क्या करना है, सी करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अगला, लेकिन अगले से पहले आपको कुछ डिटेल्स जानकारी चाहिए। कली चूना स्लैग चूना बनाने के लिए पानी के साथ क्या करती है, प्रतिक्रिया करता है। राइट आंसर तो हमारा ए आ गया। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बुझा हुआ चूना कहते हैं। देखिए ये वाला चीज इसको जरूर याद रखिएगा कि बुझा हुआ चूना किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को करते हैं। काली चूना की प्रतिक्रिया जल के साथ कराने से बुझा हुआ चूना प्राप्त होता है। देखिए किसको, बुझा हुआ चूना कब प्राप्त होता है, तो कली चूना की प्रतिक्रिया किससे कराते हैं, जल से। जब कली चूना की प्रतिक्रिया जल से करवाते हैं तो बुझा हुआ चूना प्राप्त होता है ना। बुझा हुआ चूना एक उजला चूर्ण है जो जल में बहुत कम घुलनशील होती है। जल में क्या होती है, बहुत ही कम घुलनशील होती है। ठीक है ना। कैल्शियम कार्बोनेट यह प्रकृति में चूने के पत्थर यानी कि मार्बल, खड़िया आदि के रूप में पाया जाता है। तो भाई इस तरीका से आपको पढ़ना है, डिटेल्स जानकारी रखना है, क्योंकि आप एक टीचर का एग्जाम दे रहे हैं तो टीचर बनोगे ना आज न कल। तो भाई दोस्त जानकारी क्या होनी चाहिए, भरपूर होनी चाहिए, इसलिए डिटेल्स आपको दिया हूं। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है। दूसरे समूह के तत्वों को अलकली धातु कहा जाता है, ये तो पूरा गलत है। पहले समूह के तत्वों को क्षारीय धातु कहा जाता है, ये पूरा गलत है। 17वें समूह के तत्वों को हैलोजन कहा जाता है, ये तो सही है, यानी कि तीसरा नंबर सही है। तो भाई हमें क्या देना पड़ेगा, केवल 3, केवल 3, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 14 का राइट आंसर, यानी 17वें समूह के जो तत्व होते हैं उससे हैलोजन कहा जाता है, ये एकदम सही है। यहां पे देखिए क्या लिखा हुआ है, वे तत्व जिनका संयोजकता कोष इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होता है उनके बाहरी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, समान होती है और समान गुण होते हैं। सेकेंड समूह के तत्वों को क्षारीय, क्षारीय पृथ्वी धातु कहा जाता है, क्लियर है ना। और फर्स्ट समूह के तत्वों को क्षार धातु कहा जाता है। 17वें समूह के तत्वों को हैलोजन कहा जाता है,
क्लियर है ना? इतने बढ़िया से आपको मैं नोट्स दे रहा हूं, तो एक बार ठोक दो क्या, लाइक, चैनल पे पहली बार आ रहे हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक कर जरूर कर देना, ताकि मैं झारखंड सहायक आचार्य का जितना भी प्रैक्टिस सेट आपको साइंस का, मैथमेटिक्स का करवाऊं, वो आपके पास सीधे पहुंचे। कहां? फोन में। कहां? फोन में। न्यूलैंड्स की तालिका में डैश को हैलोजन के साथ रखा गया था। इन न्यूलैंड्स टेबल द एलिमेंट्स डैश वेयर प्लेस्ड विद द हैलोजन्स। हैलोजन के साथ किसको रखा गया था भाई? ऑप्शन मैग्नीज पहला ये था, Fe और Ac, CO और Na, या Ce और La। किसको रखा गया था? तो रखा गया था कोबाल्ट और निकेल को। हैलोजन के साथ किसको रखा गया था? कोबाल्ट और निकेल को। यानी कि 15 का राइट आंसर आपको कमेंट में क्या करना था? ऑप्शन नंबर सी करना था। आइए लेते हैं इससे डिटेल्स जानकारी। यहां पे देखिए क्या लिखा हुआ है, न्यूलैंड्स की तालिका में कोबाल्ट और निकेल को हैलोजन के साथ रखा गया था। न्यूलैंड्स का अष्टक नियम है। न्यूलैंड्स जो नियम दिए थे उसका क्या नियम था? अष्टक नियम था, यानी ऑक्टेव्स लॉ था। न्यूलैंड्स के अष्टक नियम में नियम यह अधिक परमाणु भार वाले तत्वों पर लागू नहीं होता है। न्यूलैंड्स का जो अष्टक नियम है ना, वो अधिक परमाणु भार वाले तत्वों पर लागू नहीं होता है। ठीक है ना? ये सब सारी जानकारियां आपको डिटेल्स के साथ मैं दे रहा हूं मेरे दोस्त। चलिए क्वेश्चन नंबर लेते हैं 16। लिखा हुआ है कि 9800 जूल ऊर्जा 80 किलोग्राम के भार को उठाने के लिए खर्च की गई थी। द्रव्यमान डैश की ऊंचाई तक उठाया गया था। और कितने ऊंचाई तक उसको उठाया गया था? कि 9800 जूल, है ना, एनर्जी का क्या हुआ है? खपत। तो मेरे दोस्त आप बताओ, यहां पर एनर्जी बराबर क्या हो जाएगा? mgh। अब बताओ m का मान कितना है? 80। T का मान कितना होता है? 9.8 होता है। H हमको निकालना है और एनर्जी दे रखा है 9800। अब H बराबर क्या निकालोगे? तो 9800 को डिवाइड कर दोगे कितने से? 80 गुना 9.8 से। अब जब डिवाइड करोगे तो ये कट जाएगा। देखिए पॉइंट को हटाएंगे तो एक जीरो ऊपर में आ जाएंगे। 98 से ये खत्म हो जाएंगे, ये जीरो से ये जीरो खत्म हो जाएंगे। अब ऊपर में कितने बच गए? 1000। 1000 को 8 से डिवाइड कर दो, ये ऊपर में कितने बच गए? 100। ऊपर में बच गए 100, और 100 को जब 8 से डिवाइड करोगे तो 12.5 आ जाएगा मीटर। यानी कि 12.5 मीटर इसका राइट आंसर होगा। क्या राइट आंसर होगा? 12.5 मीटर, जो कि हमें ऑप्शन डी में दिखाई दे रहे हैं। तो भाई कितने ऊंचाई तक? 12.5 मीटर की ऊंचाई तक उठाया गया था। यहां पर राइट आंसर कितने हो जाएंगे? 12.5 मीटर की ऊंचाई तक उठाया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर लेंगे हम लोग नेक्स्ट। क्या लिखा हुआ है? निम्न में से कौन सा कथन सही है? आपको सही बताना इसमें से कौन सा है। क्लियर है? पहला ऑप्शन है कि मेंडल, मेंडल यहां होना चाहिए लेकिन मंडल लिख दिया, कोई बात नहीं। मेंडल पहला वैज्ञानिक था जिसने 1886 में एक जीन को विरासत के रूप में देखा था। क्या यह सही है? बिल्कुल गलत है, यह मेंडल पहला व्यक्ति नहीं था। डीएनए अणु दो सर्पिल सीढ़ियों की तरह एक दोहरी पेचदार संरचना बनाने वाले दो लंबे पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स रेसाओं से बना होता है। ये तो सही लग रहा है मेरे दोस्त। नेक्स्ट, मनुष्य में 46 गुणसूत्र होते हैं, जिनमें से 42 यानी कि 21 जोड़ियां ऑटोसम्स और 4 यानी कि 2 जोड़ियां लैगिंग सेल्स गुणसूत्र होते हैं। ये बिल्कुल गलत है जी। ठीक है ना? नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। जेनेटिक्स को जीडी वाटसन ने 1906 में परिभाषित किया था। यह भी गलत है। राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। क्या राइट आंसर है? कि डीएनए अणु दो सर्पिल सीढ़ियों की तरह एक दोहरी पेचदार संरचना बनाने वाले दो लंबे पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स रेसाओं से क्या होता है? बना होता है। मनुष्य में 46 गुणसूत्र होते हैं, जिनमें से है ना लिखा हुआ 42 जो है ऑटोसम्स होते हैं और जो 2 है वो लैंगिक गुणसूत्र होते हैं। ये भी कथन गलत है। अब आइए इसका डिटेल्स जानकारी यहां लेते हैं, क्यों गलत है ये जानना है ना। ये देखिए, जेनेटिक्स शब्द की अगर बात करें तो जेनेटिक्स शब्द की अगर हम बात करें तो जेनेटिक्स शब्द का प्रयोग जो है 1905 ईस्वी में विलियम बेटसन द्वारा किया गया था। मनुष्य की प्रत्येक कोशिकाओं में है ना कितने 46 यानी कि कई जोड़े होते हैं? 23 जोड़े होते हैं, और वहां पर लिखा हुआ था 21 जोड़े होते हैं। यह गलत था। तो भाई मनुष्य में याद रखना कि 46 गुणसूत्र होते हैं और टोटल कितने होते हैं? 23 जोड़े होते हैं। इनमें से 22 जो होते हैं ना ऑटोसम्स होते हैं, और वहां पर लिखा हुआ था 21, तो इसलिए गलत था। 23वें जोड़े में
लिंग गुणसूत्र नर और मादा में भिन्न होता है। महिलाओं में एक्स गुणसूत्र 2 प्रतिक्रिया होती है, जबकि पुरुषों में एक्स और क्या होते हैं, वाई होते हैं। पुरुष में क्या होता है, एक्स वाई, और महिलाओं में क्या होती है, एक्स एक्स होती है। मेंडल 1885 में वंशानुक्रम के रूप में जीन की कल्पना करने वाले पहले वैज्ञानिक थे। 1885 में, और वहां लिखा हुआ था 1905 में, ये गलत है ना। ये बहुत सारी चीजें हैं, इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 लिखा हुआ है कि अंतरराष्ट्रीय मात्रक प्रणाली के अनुसार विद्युत धारा की इकाई क्या है। विद्युत धारा का इकाई क्या है, हमसे ये डायरेक्टली पूछा जा रहा है। तो विद्युत धारा का इकाई क्या होता है, एम्पियर। इसमें तो कुछ करना नहीं है, हम लोग सब लोग जानते हैं आंसर, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित तत्व में से कौन सा बहुपरमाणविक है। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज पॉली एटॉमिक, बहुपरमाणविक। भाई सल्फर है, आर्गन है, सोडियम है, ऑक्सीजन है, तो राइट आंसर है सल्फर। सल्फर जो है वो बहुपरमाणविक है। नेक्स्ट, अब यहां पे देख लो क्या लिखा हुआ है, सल्फर एक बहुपरमाणविक है। सल्फर का परमाणु संख्या कितना होता है, 16 होता है, और परमाणु भार कितने होते हैं, 32। डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। यह आहार सारणी के 16वां वर्ग कौन सा है, 16वें का एक तत्व है, ठीक है। सल्फर के बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सल्फर की प्राप्ति को फ्रांस, ठीक है ना, सल्फर की प्राप्ति किससे होता है, फ्रॉस्ट विधि के द्वारा हम लोग इसको क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। तो सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 होती है, परमाणु भार आपको 32 होता है। सल्फर जो होता है वो आपके वर्ग 16 का सदस्य है। इसके बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इतनी सारी डिटेल्स जानकारी आपको एकदम फ्री में दे रहे हैं, तो आप लोग क्या कीजिए, धनाधन एक बार शेयर कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 जो कि लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद कमेंट करके आप लोग को बताना है कि 20 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का जवाब आपने सही दिया है। क्वेश्चन तो ये 20 है, लेकिन डिटेल्स जानकारी इतना दिया हूं कि ये 20 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन के बराबर हो जाते हैं, अगर आप मन से और प्यार से पढ़ लिए मेरे जवाहर साथी। निम्न में से कौन सा आघात वर्धनीय नहीं है। भाई आघात वर्धनीय नहीं है, कौन सा नहीं है, जिसको पिघलाया और लंबा चौड़ा नहीं किया जा सकता है। पहला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेलिएबल, सिल्वर, एल्युमिनियम, तांबा, ग्रेफाइट। तो आंसर होगा ग्रेफाइट। ग्रेफाइट को हम लोग आघात वर्धनीय नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ग्रेफाइट जो होता है वो कठोर होती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आइए इस रिलेटेड भी जानकारी ले लेते हैं। लिखा है ग्रेफाइट विकल्प में आघात वर्धनीय नहीं है। आघात वर्धनीय का अर्थ है धातुओं का उस गुण धर्म से है जिसके अंतर्गत उन्हें पीट पीट कर उसकी पतली चादरें क्या कर दी जा सकती है, बनाई जा सकती है, ठीक है। धातुएं जो होती है वो आघात वर्धनीयता का गुण प्रदर्शित करते हैं। जितने भी धातु हैं सभी में आपको आघात वर्धनीय होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा कौन होते हैं, सोना, है ना। तो ये याद रखना, सोना और चांदी सर्वाधिक आघात वर्धनीयता धातु है। अपवाद में पारा आघात वर्धनीयता का गुण प्रदर्शित नहीं करता है। तो मेरे दोस्त इस बात को क्या रखना है, याद रखना है। अब जितने लोग हमारे इस क्लास को शुरू से अंत तक देखे हैं, क्लास कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताना है। क्लास अगर अच्छी लग रही है तो एक बार क्या कर देना है, लाइक ठोक देना है। और अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर दिए हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पे भी क्लिक कर देना, ताकि मैं जब चौथी क्लास लूं, है ना, तो आपके पास नोटिफिकेशन समय से चला जाए मेरे दोस्तों। थैंक यू गाइज। हाँ एक चीज और बताओ, 20 क्वेश्चन की प्रैक्टिस सेट में आपने कितने क्वेश्चन का जवाब एकदम करेक्ट दिए हैं और आपका भी आंसर सही हुआ है, कमेंट करके बताइए। और झारखंड के जिन जिन जिलों से, जिन जिन जगहों से हमारी इस क्लास को जरूर देखते हैं, एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू, बाय बाय। अगली क्लास का वेट है, इंतजार जरूर करना। थैंक यू।